नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजौरिया क्लासेस कविस पर। दोस्तों, आज से फिर मैं आपके लिए प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आया हूं जो बोर्ड की दृष्टि से अत्यावश्यक महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो विज्ञान के लिए 2023 में आने वाले बहुत ही अत्यावश्यक प्रश्न हैं। देखें दोस्तों, पहला प्रश्न है, वायुमंडल में निम्न में से अब कौन सी गैस नहीं है। वायुमंडल में निम्न में से अब कौन सी गैस नहीं है। अभी वर्तमान में जो वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस नहीं है, क्या ऑक्सीजन नहीं है, क्या नाइट्रोजन नहीं है, या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। दोस्तों, ऑक्सीजन तो है। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है हमारे वायुमंडल में? ये पाई जाती है 21%। कितने? 21%। नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, जो सबसे ज़्यादा 78%। CO2 पाई जाती है आपकी 0.038%। 0.038%। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, क्योंकि मीथेन हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस नहीं है। मीथेन वर्तमान वायुमंडल में पाई नहीं जाती। देखा दोस्तों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, पास बैठकर चाय नहीं पी सकते, या देखना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष होता क्या है? निकट दृष्टि दोष पहले तो ये जानते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो किसी भी वस्तु होती है उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले बन जाता है। जैसे ये नेत्र है आपका, ये प्रकाश की किरणें आएंगी तो ये क्या होता है, रेटिना से पहले बन जाती हैं। जो ये है आपका रेटिना, रेटिना से पहले ही यहाँ पे ही प्रतिबिंब बन जाता है। तो इस प्रतिबिंब को यहाँ पर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब क्यों बनता है? क्योंकि जो लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिससे जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले बन जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसका? अवतल लेंस का। परिभाषा क्या होती है? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जो दूर बिंदु होता है वो थोड़ा सा नज़दीक आ जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए एक उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अगला प्रश्न ये एक न्यूमेरिकल है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दर्पण की फोकस दूरी क्या हुई? दोस्तों, वक्रता त्रिज्या को कैसे दर्शाते हैं हम? आर से। फोकस दूरी हमें निकालनी है। फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। वक्रता त्रिज्या दी गई है 20। अब उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? प्लस की होती है, बट्टे में 2, तो 1 2 2 धम 20। तो F बराबर आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। और उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, उसकी फोकस दूरी कितनी होती है? प्लस की होती है। कैसी होती है? प्लस की होती है, धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। तो दोस्तों, यही वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध का भी फॉर्मूला होता है। या इससे एक और फॉर्मूला हो जाता है R बराबर 2F। क्या बन जाता है? R बराबर 2F। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, अगला प्रश्न है स्वस्थ, ये स्वस्थ हो गया, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु होता है, जो फार पॉइंट होता है दोस्तों, वो कितना होता है? अंग्रेजी में कहते हैं फार पॉइंट। फार पॉइंट क्या कितनी दूर होता है? तो दोस्तों, दूर बिंदु होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। इसका राइट आंसर है अनंत इज द राइट आंसर। 25 सेंटीमीटर इसको कहते हैं नियर पॉइंट। क्या कहते हैं? नियर पॉइंट। हिंदी में कहते हैं निकट बिंदु। निकट बिंदु, या इसी को कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, या इसी को कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी या निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और जो दूर बिंदु होता है वो कितना होता है? अनंत। देखो दोस्तों, अगला प्रश्न है केंद्रक बना होता है। केंद्रक किसका बना होता है? क्या प्रोटीन का बना होता है, DNA का बना होता है, या न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है? तो दोस्तों, DNA की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। DNA की खोज किसने की थी? ग्रिफिथ ने की थी। DNA का मॉडल किसने दिया था? द्विकुंडलित मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन एवं
के रखनी। डीएनए क्या होता है? डबल हेलिक्स का बना होता है। डीएनए का कार्य क्या होता है? माता पिता के आनुवंशिक लक्षणों को अपनी संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है डीएनए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियो प्रोटीन। दोस्तों जो केंद्रक बना होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। जी उत्परिवर्तन का कारण क्या है? उत्परिवर्तन का कारण क्या है? गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन है, या जीवन संघर्ष है, या उपरोक्त सभी है, या जीन परिवर्तन है? तो उत्परिवर्तन का जो कारण होता है वो होता है जीन में परिवर्तन। जीन परिवर्तन। जीन क्या होते हैं? वंशागति की इकाई को जीन कहते हैं। ये जीन क्या है? वंशागति की इकाई। वंशागति की इकाई क्या होती है? जीन कहलाती है। क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। जीन होते क्या हैं? जीन डीएनए के छोटे छोटे खंडों को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न। यदि प्रश्न समझ में आ रहे हैं, आपको बोर्ड एग्जाम के लिए दृष्टि से अत्यावश्यक महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं, इसीलिए यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, और जितने भी बोर्ड के परीक्षार्थी हैं उनको शेयर करें। आगे देखें दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है लेमार्कवाद का मुख्य आधार क्या था? लेमार्कवाद का मुख्य आधार क्या था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति था, जीवन संघर्ष था, प्राकृतिक वर्ण था, या उपर्युक्त सभी था? लेमार्कवाद का मुख्य कारण था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। देखा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है पृथक्करण का नियम बनाया था। पृथक्करण का नियम बनाया था। एनआई ल्यूनिन ने बनाया, मेंडल ने बनाया, रॉबर्ट हुक ने बनाया, किसी ने नहीं बनाया? दोस्तों एनआई ल्यूनिन ने क्या किया था? एनआई ल्यूनिन ने विटामिन की खोज की थी। किसकी की थी? विटामिन की खोज, विटामिन की खोज की थी एनआई ल्यूनिन ने। विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? अपूर्णता रोग होता है। अपूर्णता रोग होता है, उसको कहते हैं डिफिशियंसी डिसीज। डिफिशियंसी डिसीज। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। वसा में घुलनशील एडेक से आप याद कर सकते हैं ADEK। दोस्तों पृथक्करण का जो नियम दिया था वो दिया था सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने। सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया था? पाइसम सटाइबम, मटर पे किया था। गार्डन पी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? गार्डन पी। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? कोशिका की खोज। और कोशिका भी कौन सी थी? डेड सेल थी, मृत कोशिका की। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? यदि आपसे कोई पूछे कि जो जीवित अलाइव सेल की खोज किसने की थी? अलाइव सेल, तो वो की थी लीवेन हॉक ने। एंटोनी वॉन लीवेन हॉक ने। एंटोनी वॉन लीवेन हॉक ने। उम्मीद है दोस्तों यहाँ से आपको 4 प्रश्न मिले हैं तो आप याद रखेंगे। एनआई ल्यूनिन ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन की कमी से अपूर्णता रोग होता है। मेंडल ने पृथक्करण का नियम बनाया था। 3 नियम बनाए थे मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था? मटर पर किया था। पाइसम सटाइबम उसका साइंटिफिक नेम होता है। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की कोशिका की खोज की थी और जीवित कोशिका की अलाइव सेल की थी लीवेन हॉक ने। देखो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है परागकण पर परागकोश से वर्तकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? परागकण का परागकोश से वर्तकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है परागण। क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। अगला प्रश्न देखा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है वायु परागण किस पौधे में होता है? वायु परागण किस पौधे में होता है? किसके द्वारा? हवा के द्वारा परागण हो जाता है। तो चमेली में होता है, गेहूं में होता है, या सरसों में होता है, या किसी में नहीं होता है? तो दोस्तों जो वायु परागण होता है वो किस में होता है? गेहूं में होता है। किस में होता है? गेहूं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। अब बात आती है साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका? गेहूं का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो दोस्तों गेहूं का साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टाइवम। ट्रिटिकम एस्टाइवम। दोस्तों सरसों का क्या नाम होता है साइंटिफिक नेम? ब्रेसिका कंप्रेस्टिस।
से का कंप्रेस्टिस, ये मैंने अंग्रेजी में नाम होते हैं, हिंदी में लिखे हैं, ब्रेस का कंप्रेस्टिस। अगला देखिए दोस्तों प्रश्न, अगला प्रश्न है परागकण उत्पन्न होते हैं, परागकण उत्पन्न होते हैं अंडाशय से होते हैं या परागकोश में होते हैं या वर्तिकाग्र में होते हैं। तो परागकण उत्पन्न होते हैं परागकोश में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। परागकण कहाँ उत्पन्न होते हैं? परागकोश में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हार्मोन क्या है? व्हाट इज हार्मोन्स? हार्मोन्स क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं या सरल कार्बनिक पदार्थ हैं या अमीनो अम्ल हैं या प्रोटीन है, या प्रोटीन है। तो दोस्तों हार्मोन्स क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए फॉर अमेरिका। हार्मोन्स क्या है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? मधुमेह रोग को डायबिटीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज। डायबिटीज, डायबिटीज को क्या और क्या कहते हैं? शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं, ये जो रोग होता है। तो हमें पूछा गया है किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी कमी से हमें डायबिटीज या शुगर हो जाती है? तो इसका राइट आंसर है इंसुलिन की कमी से। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न मास्टर ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? थायराइड ग्रंथि को कहते हैं या एड्रिनल ग्रंथि को कहते हैं या पीयूष ग्रंथि को कहते हैं या ए और सी दोनों को कहते हैं? तो जो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं वो कहते हैं मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है उसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि। इनसे पीयूष ग्रंथि से कौन सा स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होते हैं और ये बहुत सारे होते हैं, लगभग 13 हार्मोन्स इसके द्वारा स्रावित होते हैं, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है वृद्धि हार्मोन है। अगला प्रश्न है वृद्धि हार्मोन है। वृद्धि हार्मोन है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जो वृद्धि हार्मोन है वो होता है TSH। फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH होता है, LH कौन सा हार्मोन है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर है वृद्धि हार्मोन क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको TSH कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? रेनिन का जो स्राव होता है वो कहाँ से होता है? जो रेनिन क्या है? रेनिन एक हार्मोन्स है। रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? हमसे ये पूछा गया है। क्या आमाशय से होता है, क्षुधांत्र से होता है, यकृत से होता है या वृक्क से होता है? तो दोस्तों जो रेनिन का स्राव होता है वो होता है आमाशय से। कहाँ से होता है? आमाशय से। आमाशय से और क्या होता है? एक तो जठररस स्रावित होता है। कौन सा? जठररस स्रावित होता है। और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्षुधांत से क्या होता है? आंत्र रस होता है। आंत्र रस होता है। यकृत से होता है पित्त रस, जिसको वाइल जूस कहते हैं। पित्त रस, इसको क्या कहते हैं? वाइल जूस कहते हैं। वाइल जूस कहते हैं किसको? रेनिन का। अब हमसे पूछा गया है रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? तो रेनिन का स्राव होता है आमाशय से। और आमाशय से और कौन कौन सा हार्मोन्स निकलते हैं? क्या क्या स्रावित होता है? जठररस होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है,
और पितरस कहाँ से होता है? यकृत से। देखो दोस्तों अगला प्रश्न, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे हर व्यक्ति की तैयारी अच्छी हो सके। अपने फ्रेंड को भी ये वीडियो को शेयर करें। देखो दोस्तों अगला प्रश्न है, केवल जल में घुलनशील होता है, केवल जल में घुलनशील होता है। तो मैंने आपको बताया विटामिन की कमी से कौन सा होता रोग होता है? अपूर्णता रोग। खोज किसने की थी? एनआई ल्यूरिन ने। विटामिन टर्म किसने दिया था? फंकर ने दिया था। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। के का नाम होता है फिनोक्विनोन। फिनोक्विनोन कमी से क्या रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं जमता। रक्त का थक्का न जमना। विटामिन डी क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल। कमी से क्या होता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? रिकेट्स रोग, इसको कहते हैं या सूखा रोग। ये तीनों क्या हैं? ये जो तीनों हार्मोन्स हैं वो हैं वसा में घुलनशील। कौन से? सॉरी, विटामिन्स हैं वो क्या है? वसा में घुलनशील। केवल हमसे पूछा गया जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील क्या है? सी है। क्या है? विटामिन सी द राइट आंसर। तो केवल जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? सी। सी का रासायनिक नाम क्या है? सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल। सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा? स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न देखा दोस्तों, अगला प्रश्न है रक्त का पीएच मूल्य है। रक्त का पीएच मूल्य हमसे पूछा गया है कि रक्त का जो पीएच मान है वो कितना है? क्या 6.4 है या 7.0 है या 7.4 है या 0 है? तो दोस्तों 6.4 होता है आपका दूध का। किसका होता है? दूध का होता है। ये सब याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। 7 क्या उसका होता है? पानी का होता है। किसका होता है? पानी का। और पानी कैसा होता है? उदासीन। कैसा होता है? उदासीन। दूध की प्रकृति कैसी हो जाएगी? यहाँ से अम्लीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अम्लीय। 0 से लेकर 6.9 तक अम्लीय होता है, 7 पर उदासीन होता है, 7 से 14 तक कैसा होता है? क्षारीय होता है। ये रही प्रकृति की बात। 7.4 किसका होता है? रक्त का होता है। किसका होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। 0 पे प्रकृति कैसी होती है? यदि किसी विलेन का 0 पीएच मान है तो उसकी प्रकृति कैसी रहेगी? अम्लीय रहेगी। कैसी रहेगी? अम्लीय। क्योंकि जो पीएच स्केल होता है, जो पीएच स्केल होता है, तो पीएच स्केल में जो वैल्यू दी गई है 0 से लेकर 6 तक, वो तो अम्लीय हो जाएगी। 0 से लेकर 7 तक, तो 6.9 तक अम्लीय, 7 से लेकर 14 तक क्या होगा? क्षारीय। और 7 पे क्या हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। ये रही पीएच स्केल की बात। देखा दोस्तों अगला प्रश्न, 1 मिनट रुके रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपकी स्क्रीन पर 19। प्रश्न है कौन सा तत्व दूसरे तत्व का समूह है? दूसरे समूह का तत्व है। दूसरे समूह का सदस्य पूछा हमसे कौन सा है? लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3। जब के इलेवन इलेक्ट्रोविन्यास करेंगे तो कितना आएगा? 2 1। तो ये फर्स्ट वर्ग का हो जाएगा। और दूसरे आवर्त में मैग्नीशियम का कितना होता है? मैग्नीशियम का होता है 12। तो 2 8 और 2 2 8 2। बोरोन का कितना होता है? बोरोन का 4 होता है, 2 और 2। तो दोस्तों हमें निकालना है समूह का सदस्य पूछा हमसे, समूह का सदस्य पूछा है। तो जितने लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होता है वर्ग, या इसी को कहते हैं समूह, या इसको कहते हैं या समूह। जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, अंतिम कक्षा में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो अंतिम कक्षा में इसमें मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 12। 2 8 2। तो इसका आवर्त कौन सा हो जाएगा? आवर्त हो जाएगा थर्ड। कितना हो जाएगा? थर्ड। तीसरा आवर्त हो जाएगा। और वर्ग समूह कौन सा हो जाएगा? 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैग्नीशियम। राइट आंसर क्या है? मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है नियोन है। नियोन क्या है? क्षार धातु है
या अक्रिय गैस है या उपधातु है या कोई नहीं है। तो नियोन क्या है, एक अक्रिय गैस है। नियोन के अतिरिक्त और क्या है, गैसें क्या होती हैं, ही, नी, आर, क्र, जीर्ण। ये जो लास्ट होता है ग्रुप, जीरो ग्रुप कहते हैं इसको, या गैस वर्ग या एट या शून्य ग्रुप। इसमें सब क्या है, इसमें सब गैस हैं, इसमें सब क्या है, गैस। इसको शून्य ग्रुप भी कहते हैं, अक्रिय गैसों का ग्रुप भी कहते हैं। इसमें हीलियम आती है, नियोन आती है, आर्गन आती है, क्रिप्टन आती है, जीनोन आती है और बेरेंडियम आती है। तो ये सब क्या है, ये अक्रिय गैस हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को शेयर करें। ये प्रश्न है, एक विद्युत परपथ में किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर है। हमें ए दिया है, आई का मान दिया गया है, आई बराबर दिया है हमसे 10 एम्पियर। कितना दिया है, 10 एम्पियर। इसमें प्रति सेकंड टी बराबर दिया है 1 सेकंड। हमसे पूछा गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना, एन पूछा है हमसे, ई दिया है। दोस्तों फार्मूला होता है क्यू बराबर आई गुणा टी होता है। एक फार्मूला होता है क्यू बराबर एन ई। तो हमसे पूछा गया यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, प्रति सेकंड इतने इलेक्ट्रॉन बहते हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या की गणना पूछी है, ई पूछा है। तो क्यू की जगह क्या रख देंगे, आई टी रख देंगे। तो ये हो जाएगा आई गुणा टी अपॉन ई हो जाएगा, आई गुणा टी अपॉन ई। अब इस फॉर्मूले से आप आराम से कर सकते हैं। तो ये रहा आपका होमवर्क। तो दोस्तों कमेंट में एक बार आंसर जरूर लिखें, कमेंट में एक बार आंसर जरूर लिखें, क्योंकि ये 2020 में आया हुआ प्रश्न है और बेहद ही अत्यावश्यक प्रश्न है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।